So now Nelson Mandela tells us that while the oath taking ceremony, they noticed, they looked up in the sky and they saw beautiful formation of South African jets. If you have noticed, even on our Republic Day, when the parade is taking place, आपने देखा होगा कि जेट्स जो हैं वो बड़ी ब्यूटीफुल फॉर्मेशंस करते हैं स्काई में। तो वो ये भी कहते हैं कि जो ये फॉर्मेशंस हो रही थी, ये एक डिस्प्ले था उनकी प्रेसिशन का, कि वो कैसे सटीक हैं और कैसे उनकी डेमोन्स्ट्रेशन हो रही थी कि वो हमारी कंट्री की डेमोक्रेसी से लॉयल हैं, बिल्कुल वफ़ादार हैं और वो कैसे अपनी ड्यूटीज़ को मरते दम तक निभाएंगे, इसका भी जो है एक डेमोन्स्ट्रेशन वो दे रहे थे। ठीक है, और क्योंकि ये न्यू गवर्नमेंट जो थी वो बिल्कुल फेयर रूल्स पे बेस थी, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, तो उनकी लॉयल्टी जो है वो उसे प्लेज कर रहे थे इस न्यू गवर्नमेंट के लिए भी। और वो कहता है कि मुझे इस बात का भी एहसास है कि जो यहाँ के जो ये जनरल्स खड़े हैं, जो इतने हाई रैंकिंग ऑफिसर्स खड़े हैं, जिनके ऊपर इतने सारे जो रिबन्स और मेडल्स जो हैं उनके चेस्ट को डेकोरेट कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जो आर्मी होती है और उसमें जो हाई रैंकिंग ऑफिसर्स होते हैं उनके चेस्ट पे यहाँ पर मेडल्स लगे होते हैं और वो डिपिक्ट करते हैं कि वो किस रैंक पे हैं। तो वो कहते हैं कि ये भी जो है ये मुझे सैल्यूट कर रहे हैं और अपनी लॉयल्टी मुझे प्लेज कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि मैं इस बात को भूला नहीं हूँ। आई एम नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट कि कुछ साल पहले यही वो लोग हैं जो मुझे देखते ही सैल्यूट करने की जगह मुझे अरेस्ट ही कर लेते। क्यों अरेस्ट कर लेते? क्योंकि आपको पता होगा कि जितने भी लोग फ्रीडम के लिए लड़ते हैं हमारी कंट्री में भी, जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रही थी, तो जो भी लोग ब्रिटिश के अगेंस्ट वो करते थे, ब्रिटिश के अगेंस्ट जाके प्रोटेस्ट करते थे, तो उनके साथ क्या होता था? उन्हें जेल में पकड़ के डाल दिया जाता था। तो इसी तरीके से उनकी भी लाइफ ऐसी रही है कि वो जो है वहाँ की वाइट गवर्नमेंट से भागते रहे हैं, उनके ऑफिशियल से, उनके ऑफिसर्स से, पुलिस से, क्योंकि उनकी लाइफ में भी यही था। चोर पुलिस का खेल चल रहा था उनकी नज़र में, जो है वो एक क्रिमिनल थे जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो वो कह रहे थे कुछ टाइम पहले ये वही हैं जो मुझे अरेस्ट कर लेते और आज ये मुझे सैल्यूट कर रहे हैं, आज ये मुझे अपनी लॉयल्टी प्लेज कर रहे हैं, मुझे ये चीज़ अच्छे से ध्यान है और पता है। ठीक है, अब वो कहते हैं कि अब एक शेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट अ ट्रेल ऑफ ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड। अब ये क्यों ये कलर्स का जो है यूज़ हुआ फ्लैग बनाने में? आपने देखा होगा कि रिपब्लिक डे पे जेट्स जो हैं वो ऐसे स्मोक की ट्रेल छोड़ते हुए आसमान में फॉर्मेशंस करते हैं, ब्यूटिफुली ट्राई कलर को डिपिक्ट करते हैं। इसी तरीके से वहाँ पर इन कलर्स का यूज़ हुआ, क्योंकि ये सभी कलर्स जो हैं ये अफ्रीका के फ्लैग को सिम्बलाइज़ करते हैं। ठीक है, और इस दिन जो है दो नेशनल एंथम्स गाए गए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट व्हाई दीज टू नेशनल एंथम्स वर sung. Now one national anthem was for whites and one represented blacks. अब इस दो के दो क्यों गाए गए? क्योंकि ये जो गवर्नमेंट थी ये एक नॉन रेशियल गवर्नमेंट होने वाली थी और दोनों के दोनों नेशनल एंथम्स की आज इक्वल इम्पोर्टेंस थी। तो वो ये भी कहते हैं कि एक ऐसा टाइम था जब एक रेस को दूसरे रेस का नेशनल एंथम नहीं आता था, और आज ऑल्दो उनको वर्ड्स याद नहीं थे बट फिर भी वो उसमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश कर रहे थे, और जो है उसके लिरिक्स बहुत जल्दी उन्हें वो याद होने वाले हैं। ठीक है, और वो कहते हैं कि इस दिन उन्हें बहुत इमोशनल फील हो रहा था। ही वॉज फुल ऑफ ओवर ब्रिमिंग विद इमोशंस। ओवरवेम्ड मीन्स जब आप के इमोशंस ओवरफ्लो करते हैं। तो वो कहते हैं कि मुझे बहुत ही इमोशनल फील हो रहा था, क्योंकि इस दिन उन्हें रियलाइज़ हो रहा था कि कैसे ये जो स्ट्रगल है उन्होंने की है और उनकी कंट्री ने स्ट्रगल को देखा है। और इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर बिटर एंग्लो बोर वॉर एंड बिफोर माई ओन बर्थ, उनके भी बर्थ से पहले
जो वाइट स्किन पीपल हैं उनके बीच में भी कुछ डिफरेंसेस चल रहे थे, तो उन्होंने उस डिफरेंस को ख़त्म किया और ब्लैक्स के अगेंस्ट यूनाइट हो गए और उनके अगेंस्ट ये पार्शियल सिस्टम उन्होंने प्लान किया। और ऐसी इनह्यूमेन सोसाइटी फॉर्म की जो वर्ल्ड में कभी किसी ने नहीं देखी थी, ठीक है। और वो कहते हैं कि अब 20th सेंचुरी के लास्ट डिकेड में और उनके खुद के 8th डिकेड एज अ मैन, सो यू नो दिस इज़ अ वे वी कैन डी कोड हिज एज। 8th डिकेड as a man means he was 80 years old when this system had finally been overturned। इसका पासा ही पलट दिया गया और एक ऐसा सिस्टम लाया गया जिसमें सबके पास इक्वल राइट्स हैं, सबके पास फ्रीडम है और इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि उनका क्या कलर है, बट सबके पास इक्वल राइट्स हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि जो ऐसा दिन है वो इतना ईजीली नहीं आया। जैसे हमारी स्ट्रगल फ्रीडम को अगर आप रिलेट करते हैं, मैं क्यों बार बार इस रेफरेंस दे रही हूँ इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम का, बिकॉज यू कैन रिलेट टू इट, यू हैव हर्ड स्टोरीज अबाउट इट। तो वो ये कहते हैं कि ये दिन जो है अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइसेस की वजह से आया है, इतना इजीली नहीं आया। और वो ये कहते हैं कि मैंने लोगों को सफ़र करते देखा है, उनके करेज को ना तो कभी आप काउंट कर सकते हो, ना ही उसके बदले में आप उन्हें कुछ दे सकते हो, उसकी कोई वैल्यू मेजर नहीं की जा सकती है, वो इतना इनवैल्यूएबल है उनका एफर्ट जो उन्होंने डाला है। और वो कहते हैं कि मैं जो हूँ, मैं एक सम हूँ, उनका टोटल हूँ, उन सब फ्रीडम फाइटर्स का, उन सब पेट्रियट्स का जिन्होंने मेरे से पहले जान दे दी और इस दिन को देख नहीं पाए, और उनकी वजह से आज ये दिन देखने को मिल रहा है। और वो कहते हैं कि वो चाहे वो इस दुनिया में नहीं है, और मुझे इस बात का दुख है कि वो ये दिन नहीं देख पाए कि उनके स्ट्रगल की वजह से आज जो है क्या मिला है एज अ फ्रूट, ठीक है। तो ये लाइन देख रहे हैं आप, देयर sacrifices had wrought, ठीक है। नाउ देन ही टॉक्स अबाउट द इफ़ेक्ट ऑफ अपार्थाइड ऑन द पीपल ऑफ हिज कंट्री। वो कहते हैं तरफ में वो बात करते हैं कि कैसे जो पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड है इसने वहाँ के लोगों को अफेक्ट किया है। वो कहते हैं कि इस प्रैक्टिस ने मेरे कंट्री के जो लोग हैं उन्हें इतने वूंड्स दिए हैं, एवर लास्टिंग वूंड्स, इतने घाव दिए हैं कि वो भर नहीं सकते, वो बहुत मुश्किल हैं भरने। और वो कहते हैं कि हम सब ने इतने साल, जनरेशन की जनरेशन हम निकाल देंगे उस डीप हर्ट से बाहर आने के लिए, उस गहरी चोट, प्रोफाउंड हर्ट मीन्स गहरी चोट से बाहर आने के लिए। वो कहते हैं इतनी प्रताड़ना, ऑपरेशन और इतनी ब्रुटैलिटी जो है वो वहाँ उन पे की गई है, और इसी की वजह से इतने सारे जो डीप वुंड्स उन पे इन्फ्लिक्ट किए गए हैं। इसका रीज़न है कि साउथ अफ्रीका ने कुछ ऐसे हीरोज़ को जन्म दिया जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैरेक्टर रखते थे। अब उनके नाम हैं ओलिवर टैम्बोज, वॉल्टर सिसिलस, चीफ लुथलस, यूसुफ डाडूज एंड ब्राम फिशर्स, रॉबर्ट सोबोकुस। इन सब के नामों में से आप एटलीस्ट 3 नाम ज़रूर याद करिए जो कि वाइटल रोल प्ले करते हैं वहाँ के फ्रीडम मूवमेंट में। आप इनकी पिक्चर्स भी देख सकते हैं, ठीक है, और इनमें से एटलीस्ट 3 नेम्स फॉर रेफरेंस ज़रूर रेडी रखिएगा। अब वो कहते हैं कि इन लोगों के अंदर इनका इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैरेक्टर था, इन्होंने इतना करेज, समझदारी, जेनरोसिटी, दरिया दिली जो है दिखाई कि ऐसे लोग फिर कभी देखने को नहीं मिलेंगे। क्योंकि ऐसे लोगों का टेस्ट, उनके कैरेक्टर का टेस्ट मुश्किलों में ही होता है। अगर सब कुछ नॉर्मल रहे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज है। वो कहते हैं कि डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन लगते हैं, बहुत सारा प्रताड़ना लगती है ऐसे हाइट्स ऑफ कैरेक्टर को टेस्ट होने में, उनको सामने आने में। और वो कहते हैं कि मेरी कंट्री जो है वो सिर्फ मिनरल्स में रिच नहीं है,
वो उसके जो लोग हैं वो उसकी असली वेल्थ है। आपको पता होगा कि साउथ अफ्रीका जो है वो बहुत ही नोन है अपने जेम्स और मिनरल्स के लिए, बट अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला जो उस कंट्री की रियल वेल्थ है वो उसके लोग हैं। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर पूछा जाता है कि उनके अकॉर्डिंगली जो रियल वेल्थ है वो क्या है, वो डायमंड्स नहीं है बट उसके लोग हैं। और वो कहते हैं कि इन्हीं कॉमरेड्स, इन्हीं सोल्जर्स से मैंने सीखा है करेज का मतलब। करेज होता क्या है? वो कहते हैं लोगों ने बारी बारी, साल दर साल एक आइडिया टू गेन फ्रीडम कि एक दिन हम आज़ाद होंगे, इसके लिए अपनी लाइफ को दाव पे लगा दिया। इतने आपने देखा होगा कि इंडिया में भी ये नोन है कि जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको कितना तंग किया गया, उनको इम्प्रिजन किया गया, उनको बहुत मारा पीटा गया। तो ये जो उनके साथ प्रताड़नाएँ की जाती हैं, तो ये आसान नहीं है सफ़र करनी। तो वो कहते हैं कि ऐसे टाइम पर भी वो ऐसी करेज दिखा देते थे, ऐसी स्ट्रेंथ दिखा देते थे जो इंसान इमेजिन भी नहीं कर सकता। दैट डिफाइज इमेजिनेशन। उनकी जो रेजिलियंस है, रेजिलियंस मतलब दर्द सहने की क्षमता और मुश्किल में भी गिव अप ना करने की जो एबिलिटी है, ये हम सोच भी नहीं सकते। और वो कहते हैं कि मैंने ये सीखा जो करेज है, इट वॉज़ नॉट एब्सेंस ऑफ फियर बट ट्रायम्फ ओवर इट। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर हिम्मत शुरू से होती है, ऐसा नहीं होता है कि कोई इंसान डरता नहीं है। डर सबको लगता है, लेकिन उससे जीतना पड़ता है, उसको ओवरकम करना पड़ता है। और एक बड़े आइडिया को जीतने के लिए आपको बहुत स्ट्रगल से गुज़रना पड़ता है। वो कहते हैं कि जो लोग उस डर को जीत लेते हैं वही असल जीत हासिल करते हैं। और फिर वो बात करते हैं कि नोबडी इज़ बॉर्न हेटिंग अदर्स। पैदा होते ही बच्चे को नहीं पता होता कि किसे हेट करना है, कौन अच्छा है कौन बुरा है। ये उसके माइंड की कंडीशनिंग की जाती है एनवायरनमेंट से। जो वहाँ के वाइट बेबीज़ थे उनको नहीं पता था कि ये ब्लैक्स हमारे स्लेव्स हैं, इनसे नफ़रत करनी चाहिए, ये उन्हें सिखाया गया। तो जब किसी को नफ़रत करना सिखाया जा सकता है तो उन्हें लव करना भी सिखाया जा सकता है। ऐसा वो मानते हैं कि जो ह्यूमन हार्ट है दैट इज़ नेचुरली मेड फॉर लव एंड हेट्रेड इज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग टू डू। किसी को हेट करना आसान नहीं है, ये आपसे भी बहुत कुछ ले लेता है, आपकी ह्यूमैनिटी से बहुत कुछ ले लेता है। आप भी सफ़र करते हो अगर आप किसी को हेट करते हो। ऐसा मानते थे नेल्सन मंडेला भी कि जो हम हैं, हम प्यार करने के लिए बने हैं, और अगर हमें नफ़रत करना सिखाया जा सकता है तो श्योरली हमें प्यार करना भी सिखाया जाता है। और इसी होप के ऊपर वो चल रहे थे कि एक दिन जो ये ब्लैक लोग हैं ये हमसे प्यार करना भी सीख जाएंगे, इन्हें भी हमसे सेंस ऑफ यूनिटी फील होनी शुरू हो जाएगी। वो कहते हैं दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वन एपिसोड ऑफ हिज लाइफ इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन। ग्रिमेस्ट टाइम्स होता है जब सबसे ज़्यादा डार्क मोमेंट्स थे उनके लिए, सबसे ज़्यादा दुखद पल थे, सफरिंग के पल थे। उनमें भी जब उनके सोल्जर्स और उन्हें दुख दिया जाता था, उनकी लिमिट्स को पुश किया जाता था, उन्हें टेस्ट किया जाता था कि कितना दुख सह सकते हैं, उस टाइम पे भी वो वहाँ के गार्ड्स में, उनकी आइज़ में एक थोड़ी सी एक सिंपैथी देखते थे, एक ह्यूमैनिटी देखते थे, चाहे वो कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए ही सही, बट उन्हें नज़र आता था कि इनके अंदर भी एक ह्यूमन हार्ट है जिसे दुख लगता है। तो उस ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी को देखकर उनके अंदर एक होप आ जाती थी दैट वन डे दिस goodness is going to win. And as per him, man's goodness is a flame that can never be extinguished. It can be hidden for some time, but ये ऐसा फ्लेम है जो हमेशा के लिए बुझ नहीं सकता, although उसका फ्लेम कम हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। ऐसा भी पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि ऐसा उन्हें क्यों फील हुआ, तो आपको सपोर्टिंग एग्जाम्पल में उनके प्रिजन का एग्जाम्पल देना है। In life, every man has twin obligations. I often say that this is exactly the summary or the highlight of the story, of the lines, that every man has twin obligations. अब ये दो obligations क्या हैं, आपको ये बहुत अच्छे से समझनी है।